प्यार हो तो ऐसा। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। ये क्या कह रहे हो प्रेम? क्या ये दुख देने के लिए ही वापस आए हो तुम? मैंने सोचा मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया है, पर नहीं, तुम तो देश से प्यार करते हो। मेरी इस देश के आगे क्या औकात है ना? ये कहकर साधना रोने लगती है। प्रेम उसकी ओर देखता रहता है। उसके पास साधना के सवाल का कोई जवाब नहीं है। साधना, तुम ये सब क्या कह रही हो? और क्या कहूँ प्रेम, तुम इतने दिनों बाद वापस आए और अब ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, वहाँ खेत में तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। तुम साथ रहोगी तो मुझे तुम्हारी ही चिंता रहेगी। कल तुम साथ ना होती तो मैं कल ही पता कर लेता कि क्या चक्कर है वहाँ। जब तुम मुझे कुछ समझते नहीं हो तो फिर मेरी चिंता क्यों रहेगी तुम्हें? किसने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता? मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए वही आदर और सम्मान है जो पहले था, पर प्यार नहीं है ना? प्रेम ने कहा। क्या मैंने तुम्हें कभी कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? नहीं। पर साधना ये कहकर चुप हो गई। उसने अपने मुंह पर आते हुए शब्दों को अपने अंदर ही रोक लिया। हम अच्छे दोस्त थे साधना, क्यों इस दोस्ती को प्यार के बंधन में बांध रही हो? वैसे भी मेरे जीवन का मकसद इस देश के लिए कुछ करने का है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ये सब देखकर। मैं खुश हूँ प्रेम, पर मैं इस दिल का क्या करूँ जो बस तुम्हारे लिए धड़कता है। इस दिल को तुम्हें किसी और के लिए धड़कना सिखाना होगा। मैं चाह कर भी प्यार के बंधन में नहीं बंध पाऊंगा। इस दोस्ती को दोस्ती ही रहने दो तो अच्छा होगा। तुम बहुत आगे निकल गए प्रेम, मैं तो बहुत पीछे रह गई। अब दोस्ती भी कहाँ निभा पाऊंगी। तुम वो साधना नहीं हो जिसे मैं जानता था। क्या हो गया है तुम्हें? शायद प्यार ऐसा ही होता है। खैर जाने दो, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। साधना और प्रेम अपनी बातों में खोए थे। अचानक उन्हें आवाज सुनती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है और तुम मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। साधना मुड़कर घर में घुसती है और प्रेम देखता है कि एक आदमी अंदर से निकलता है और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ उसके पास से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद साधना बाहर आती है। प्रेम ने पूछा, क्या हुआ? कौन था वो? वो जीजा जी थे। सरिता दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बोल गए हैं कि उनका दीदी से अब कोई लेना देना नहीं है। प्रेम ने कहा, ये क्या पागलपन है? कैसे लेना देना नहीं है? इस पुरुष प्रधान दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कोई भी कभी भी कहीं भी दामन छोड़ सकता है। प्रेम ने कहा, मैंने तुम्हारा दामन कब छोड़ा? साधना, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें नहीं कह रही प्रेम, तुम जाओ, मैं दीदी को संभालती हूँ, वो रो रही है। वैसे मुझे खुद को भी संभालना है, साधना भारी आवाज में कहती है और कहते हुए उसकी आंखें छलक उठती है। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत करना। मेरा मित्र गोविंद यही है और नीरज भी यही है। मैं धीरज को साथ ले जा रहा हूँ। प्रेम ने साधना की तरफ पीट करके कहा। साधना ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, जाओ प्रेम, अपना ख्याल रखना। प्रेम ने धीरज को आवाज लगाई और उसके साथ खेत की तरफ चल दिया। धीरज ने पूछा, स्वामी जी आप कुछ परेशान लग रहे हैं। प्रेम ने कहा, जिंदगी में कई बार हमें अपनों के दिल को कुचल कर चलना पड़ता है। धीरज ने कहा, क्या ऐसा करना पाप नहीं होगा स्वामी जी? प्रेम ने कहा, तुम्हारे सवाल मुझे हमेशा परेशान करते हैं। अब पता नहीं ये पाप होगा या पुण्य। हाँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि ऐसा करना जरूरी है। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर आया तो तुम खुद समझ जाओगे। कैसा अवसर स्वामी जी? कुछ नहीं, अब जरा थोड़ा शांति से चलो। जी स्वामी जी। उधर हवेली में जीवन प्रताप ने कहा, ये क्या हो गया है वीर को? भैया अभी तो गांव जाने की तैयारी कर रहा था और अब कहता है 1-2 दिन में तूफान नहीं आ जाएगा। रुद्र ने कहा, पता नहीं क्या बात है, ये बहू भी तो उसका दिमाग खराब करके रखती है। जीवन ने कहा, वो सब तो ठीक है भैया, पर गांव पर पकड़ ढीली नहीं पड़नी चाहिए। तुम चिंता मत करो जीवन, वीर नहीं जाएगा तो हम खुद जाएंगे इन गांव वालों की अकल ठिकाने लगाने। इधर वीर अपने कमरे में पड़ा गहरे ख्यालों में खोया है।
वो सोच रहा है वो वर्षा हरगिज नहीं हो सकती, वो मेरे सामने कभी ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो कौन थी और वो लड़का कौन था? वो मदन तो नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कमरे से गायब कैसे हो गए? क्या वो दोनों भूत थे? ऐसे बहुत सारे सवाल वीर के मन में गूंज रहे थे, पर उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। कभी वीर देखता है कि रेणुका उसकी ओर आ रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बहुत दुख देती हूँ। ठीक है, ये नाटक बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, मनहूस कहीं की। मनहूस तो ये घर है, मैं नहीं देखा नहीं क्या कर रही थी वर्षा? वीर ने गुस्से में कहा। चुप कर वरना जुबान खींच लूंगा। वो वर्षा नहीं थी समझी। अरे उसकी रगों में भी तो इसी घर का खून है। मुझे पूरा यकीन है कि वो वर्षा ही थी। बदतमीज, चुप नहीं होती, दफा हो जा यहाँ से। सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं है, मैंने जो देखा वो बोल रही हूँ। अभी बताता हूँ तुझे। आहा, छोड़िए मेरे बाल। तेरी जुबान दिन ब दिन और ज्यादा चलने लगी है। आज तेरा वो हाल करूँगा कि तू याद रखेगी। देखिए ये सब ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए मुझे, मैं सच ही तो बोल रही थी। छोड़ दूँ तुझे? हाँ, ताकि तू जुबान लड़ा सके। बहुत दर्द होता है ना तुझे? आज तेरी अकल ठिकाने ना लगा दी तो मेरा नाम वीर नहीं। मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई जानवर नहीं। तो पत्नी की तरह रहती क्यों नहीं? एन देखिए दरवाजा खुला पड़ा है, कोई आ गया तो क्या सोचेगा? वीर दरवाजा बंद करता है और कहता है, अब तेरी चीख इस बंद कमरे में ही रहेगी। आहा नहीं, देख मैं आज तेरा क्या हाल करता हूँ। आप में इतना दम नहीं है कि मेरा कोई हाल कर सके। क्या कहा? ये ले फिर। आहा, आप इंसान नहीं जानवर है। आहा, तू क्या है? बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल बेटी। आहा, अब दर्द नहीं हो रहा, आदत हो गई है इस जुल्म की। कुछ और कीजिए मुझे रुलाने के लिए। आदत हो गई है, अभी बताता हूँ। आहा, और तेज हो जाए तो अच्छा होगा, और जोर से कीजिए ना। तुझे और तेज चाहिए, ले फिर, वीर ने हाँफते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वीर हट गया और गुस्से में बोला, चल हट यहाँ से। क्या हुआ? आपका हो गया क्या? मुझे अभी और चाहिए, मेरी अभी संतुष्टि नहीं हुई। तो जा और जाके पानी में डूब जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप किसी काम के नहीं हैं। वीर ने गुस्से में कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसी निकलेगी। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आती है। मैं चारपाई के नीचे छुप रही हूँ। वीर हैरानी में पूछता है, क्यों, ये सब क्या नाटक लगा रखा है? आप दरवाजा खोलो ना, कोई मुझे पूछे तो कह देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तू पागल हो गई है, वीर ये कहकर दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसके सामने रेणुका हाथ में खाने की थाली लिए खड़ी थी। वीर की कंपी छूट जाती है। वो फौरन बाहर आकर कमरे को बाहर से बंद कर देता है। रेणुका ने कहा, क्या हुआ, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? चलिए मैं खाना यहीं ले आई हूँ, खा लीजिए। वीर ने थाली पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ से कुछ भी। थाली दूर जाकर गिरी और उसमें रखा खाना जमीन पर बिखर गया और रेणुका बस खड़ी खड़ी तमाशा देखती रही। वीर के माथे पर पसीने के साथ साथ अजीब सी सिकन उभर आई थी। रेणुका वीर को यूं डरा हुआ सा देखकर हैरान हो रही थी। उधर खेत में धीरज ने कहा, स्वामी जी यहाँ खेत में तो कुछ नहीं है, लोग यूं ही अफवाह उड़ा रहे हैं, शायद ऐसा नहीं है। मुझे ना जाने क्यों यहाँ कुछ बहुत अजीब लग रहा है। क्या लग रहा है स्वामी जी आपको? ठीक से तो नहीं कह सकता, पर एक बात अजीब है। क्या अजीब बात है स्वामी जी? कोई है जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। धीरज ने पूछा, समझा नहीं स्वामी जी, क्या आपका इशारा ठाकुर की तरफ है? नहीं, ठाकुर की तरफ बिल्कुल नहीं, ये ताकत कुछ और ही है। आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब तुम्हारे सामने है पर तुम देख नहीं पा रहे। धीरज, क्या मतलब स्वामी जी? प्रेम ने चिल्लाकर कहा, नहीं,
रुक जाओ, इस बेजुबान पक्षी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब धीरज की नजर छटपटाती हुई उस चिड़िया पर गई जो हवा में झूल रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी ने हाथ में पकड़ रखा था, पर नजर कोई नहीं आ रहा था। प्रेम चिड़िया की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, चिड़िया की गर्दन प्रेम की आंखों के ठीक सामने मरोड़ दी गई। धीरज ने चिल्ला कर कहा, नहीं स्वामी जी कुछ कीजिए। वो ये सब देखकर विचलित हो गया था। प्रेम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने चिड़िया के शरीर से खून टपकते देखा। वो चिड़िया हवा में अभी भी हिल रही थी, या यूं कहो कि उसे हिलाया जा रहा था। जब उसका हिलना बंद हुआ तो प्रेम ने देखा कि जमीन पर खून की टपकती बूंदों ने कुछ संदेश छोड़ा था। लिखा था, चले जाओ। ये क्या मजाक है स्वामी जी? ये मजाक नहीं है, ये चेतावनी है धीरज। यही मैं तुम्हें कह रहा था, कोई है यहाँ जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। ये जो कोई भी है, दिखा दीजिए इसको कि हमसे पंगा ठीक नहीं। धीरज, थोड़ा धीरज रखो। अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो और उसकी ताकत का सम्मान करो, तभी तुम उसे हरा पाओगे। वरना झूठा घमंड तुम्हें निकम्मा बना देगा और तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। वो तो ठीक है स्वामी जी, पर हमारी आंखों के सामने एक पक्षी की हत्या की गई है, क्या हम मुंह ताकते रहेंगे? प्रेम ने कहा, पहले पता तो चले कि समस्या क्या है, तभी तो उसका समाधान ढूंढेंगे। स्वामी जी वो देखिए, वो मरी हुई चिड़िया जंगल की तरफ बढ़ रही है। जो कोई भी उसे पकड़े हुए है, वो जंगल की तरफ जा रहा है। चलिए उसका पीछा करते हैं। रुको धीरज, जल्दबाजी मत करो, मुझे सोचने दो। धीरज ने पूछा, स्वामी जी क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। पर स्वामी जी, क्या हम उस चिड़ी मार को यूं ही छोड़ देंगे? प्रेम ने कहा, शायद मैं उसे जानता हूँ कि वो कौन है। आओ हमें वापस गांव चलना है। क्या आप उसे जानते हैं? कौन है वो? मैंने कहा शायद मैं जानता हूँ, अभी ठीक से कुछ नहीं कह सकता। गांव में जरूर इसके बारे में कुछ पता चलेगा। चलिए फिर गांव चलते हैं। प्रेम ने कहा, हाँ चलो। उधर जंगल में, रूपा रुको, क्या हुआ अब? हमें घर जाना है कि नहीं? रूपा ने निराशा भरे शब्दों में कहा। शाह चुप रहो। रूपा धीरे से पूछा, क्या बात है? किशोर ने कहा, आओ मेरे साथ। किशोर उसका हाथ पकड़कर उसे झाड़ियों के एक झुंड के पीछे ले आया। रूपा ने कहा, कुछ बताओ तो सही, क्या बात है? मुझे कुछ आवाज सुनाई दी थी, जैसे कि कोई बोल रहा हो। रूपा ने पूछा, क्या किसी इंसान की आवाज थी? हाँ, धीरे बोलो। कहीं मदन और वर्षा की आवाज तो नहीं थी? अब क्या पता, पर इतना समझ लो कि इस जंगल में जानवरों के साथ साथ जंगली कबीले भी रहते हैं। रूपा ने कहा, तो उनसे हमें क्या खतरा? किशोर ने कहा, अब खतरा क्या बता कर आता है, यहाँ छुप कर देखते हैं कि कौन है। आवाजें नजदीक आती जाती हैं। किशोर को कुछ दिखाई देता है और वो कहता है, अरे ये तो अंग्रेज हैं, जरूर यहाँ शिकार के लिए आए होंगे। रूपा ने किशोर से कहा, तो निकले बाहर हम यहाँ से। क्या पता ये लोग यहाँ से निकलने में हमारी मदद ही कर दें। किशोर ने कहा, पागल हो गई हो क्या, ये क्या मदद करेंगे? इन्हें निकल जाने दो, फिर हम चलेंगे। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।